सो वेलकम टू द जावा सेशन। प्रीवियस सेशंस तक हमने जावा के अंदर बिल्कुल स्क्रैच से डिफरेंट चीज़ों को देखा, जिसमें डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जावा क्या है, वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। इफ़ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें देखी हैं। आज के सेशंस पे हम लूप्स को देखेंगे, लूप्स क्या है और किस तरह से लूप वर्क करता है, कितने तरह के लूप्स हैं और किस किस टेक्निक के ज़रिए से वो इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आइदर जितनी चीज़ें हैं वो मेरे सेपरेट प्लेलिस्ट पे आपको यहाँ से मिलेंगी फाद हुसैन से, तो वो आप वहाँ से देख सकेंगे। और जो भी कोड है वो मैं अपने ब्लॉग पे भी अपलोड करूँगा इन फ्यूचर, यहाँ से आप डायरेक्टली उन्हें कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी प्रेजेंटेशन पर आते हैं और समझते हैं कि लूप क्या है। तो लूप हम जानते हैं कि जब भी हम रिपीटेशंस की बात करते हैं, किसी भी चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट करने की जब ज़रूरत होती है डिस्प्ले में लाने की, तो उस एग्जीक्यूशंस के लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। यानी आपके रिकॉर्ड को रिपीटेडली किसी चीज़ पे जब डिस्प्ले करना होता है या आइट्रेट करने की ज़रूरत होती है तो हम लूप इस्तेमाल करते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और फंक्शन रिपीटेडली व्हेन सम कंडीशन बिकम ट्रू। यानी कोई कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, उस बेस पर आप किसी एक स्टेटमेंट को या डिफरेंट स्टेटमेंट्स को या डिफरेंट फंक्शंस को बार बार कॉल करना चाह रहे हैं, उसके लिए लूप इस्तेमाल होगा। सो इन जावा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लूप। फर्स्ट फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब फॉर लूप को कितने तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है वो भी हम देखेंगे, फिर उसके बाद वाइल लूप देखेंगे और डू वाइल देखेंगे। लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन और डिफरेंसेस समझ लेते हैं कि फॉर, वाइल और डू वाइल पे क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह से वर्क करता है। तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास स्नैप है, इसमें देख रहे हैं आप द जावा फॉर लूप इज यूज टू आइट्रेट अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम सेवरल टाइम। यानी जो भी चीज़ आप सेवरल टाइम आइट्रेट कराना चाह रहे हो, रीड करवाना चाह रहे हो, वो आप इसके जरिए से करोगे। बट इफ द नंबर ऑफ द आइट्रेशन इज फिक्स, यानी you know about that how many time you want to display the records or statement of function, at that moment you have to use for loop। ठीक है, जब आपको पता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन यहाँ पर फिक्स हैं, तो हम उस वक्त क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। तो उस वक्त रिकमेंड किया जाएगा कि आप फॉर लूप का इस्तेमाल करें। एज कंपेयर टू द फॉर लूप, अगर आप वाइल लूप को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ द आइट्रेशन इज नॉट फिक्स्ड। यानी जब आप समझते हैं कि नंबर ऑफ आइट्रेशन नॉट फिक्स है, डिसीजन देखा जाएगा सिस्टमैटिकली कि यूज़र की क्या एज होती है, या यूज़र फॉर एग्जांपल अकाउंट में कितने पैसे विड्रॉल या एंटर करवाता है या डिपॉजिट करवाता है, उस बिहाफ पे कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स नहीं है। जब नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स नहीं है तो हम वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर आप डू वाइल को देखो तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ आइट्रेशन नॉट फिक्स है, लेकिन और आप ये भी चाहते हो कि कम से कम एक दफ़ा आपका कोड जो है यानी लूप ज़रूर एग्जीक्यूट हो, चले। ठीक है, आइदर कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, एक दफ़ा तो कम से कम वो ज़रूर चलेगा। तो ऐसी कंडीशन पे हम डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक पार्ट्स हो गए फॉर लूप का। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली सिंपल एक जो फॉर लूप है हमारा, उसे हम कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 बेसिक तरीके हैं फॉर लूप को इस्तेमाल करने के। एक तो ये है कि आप सिंपलेस्ट फॉर लूप बनाते हैं, ठीक है, जिसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि आप फॉर लिखने के बाद इनिशियलाइज करोगे अपने वेरिएबल को, उसकी कंडीशन बताओगे और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बेस्ड लूप को चलाओगे। दूसरी चीज़ है हमारे पास फॉर लूप, जिसको हम फॉर ईच कहते हैं। फॉर ईच का इस्तेमाल नॉर्मली एरे लिस्ट या एक सिंपल लिस्ट के लिए होता है, जब आपके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ एक वेरिएबल में स्टोर हो। जैसे 10 इंटीजर नंबर एक वेरिएबल में स्टोर हैं, 10 स्ट्रिंग वैल्यू, 10 कैरेक्टर मौजूद हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि उन कलेक्शंस ऑफ वैल्यू को आइट्रेट करके एक जगह डिस्प्ले करवाऊं, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर ईच। तो फॉर ईच का जो सिंटैक्स है, फॉर लिखने के बाद आप यहाँ पर डेटा टाइप्स बताओगे, यानी इंटीजर आई फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद अपने एरे का नाम जिसको तुम आइट्रेट कराना चाहते हो या अपने लिस्ट का नाम। तीसरी चीज़ लेबल्ड है। लेबल्ड का मतलब ये होता है कि हम अपने लूप्स को एक नेम देते हैं। जैसे कि हमारा सिंपल फॉर लूप है, ये इस सिंपल से फॉर लूप को मैंने एक नाम दे दिया। इस नेम में मैं ए दे सकता हूँ, फर्स्ट दे सकता हूँ। जो लिटरल नॉर्मली वेरिएबल्स के नेम होते हैं वही आप लेबल देकर अपने लूप का एक नाम रख लेते हो। अभी हम जब यूज़ करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। तो इन तीनों को देखते हैं फॉर लूप से, उसके बाद हम वाइल की तरफ जंप करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेटबीन पर और सबसे पहले समझते हैं कि एक सिंपलेस्ट लूप फॉर किस तरह से बनेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर और 2 टाइम टैब प्रेस किया।
ठीक है, आप 1 टाइम भी करेंगे तो ये आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंप्लीट हमारे फॉर लूप का स्ट्रक्चर बन गया। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट है, आई की समथिंग वैल्यू, उसके बाद आपने बताया कंडीशन के आई उस वक्त तक लूप में को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक वो लेस देन 10 है, यानी 0 1 आइट्रेशन होगी और 9th हमारी लास्ट होगी। तो 0 से 9th अगर काउंट करें तो हमारी 10 काउंट बन रहा है। आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि फर्स्ट आइट्रेशन पे 0 है तो फिर उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा, फिर वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। उसके बाद मैं चाहता हूं कि इन आई की वैल्यू के जरिए से मैं कोई नाम प्रिंट करवाऊं, तो बिल्कुल आप नाम प्रिंट करवा सकते हैं। आप चाहते हैं आई की वैल्यू प्रिंट करवाना तो आप वो भी करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एस आउट और उसके बाद टैब प्रेस किया, तो एस आउट टैब लिखने से, टैब प्रेस करने से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा आ जाता है। ठीक है, एस आउट टैब। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ नेम डिस्प्ले कराना 10 टाइम, तो मैंने यहाँ लिखा फहद हुसैन CS। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोई स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो तो वो स्ट्रिंग पे आप लिख दो ऐसा, तो वो मैंने लिखा, वो एग्जीक्यूट हो गई। इसी तरह से मैं ये चाहता हूं कि लूप के थ्रू आई की वैल्यू डिस्प्ले कराऊं। ठीक है, आई की वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए मैंने इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट किया, यानी उस वेरिएबल को ज्वाइन करना चाह रहा हूं जो वेरिएबल्स को इनक्लोज किया हुआ आई को, वो मैंने लिखा, एग्जीक्यूट किया। हर एक लाइन में आप देखोगे फहद हुसैन CS के साथ वो नंबर्स लिखे आ रहे हैं जो लूप्स के। तो ये बेसिक तरीका था सिंपल लूप लिखने का। इस वक्त आप लूप को जो प्रिंट होता हुआ देख रहे हो या आइट्रेट होता हुआ देख रहे हो वो इंक्रीमेंट लेवल पर देख रहे हो। इसी तरह से मैं डिक्रीमेंट लेवल पर भी लूप को चला सकता हूँ। कैसे? मैंने लूप की वैल्यू इनिशियलाइज जहाँ पर किया हुआ है उसको मैंने 10 किया और कहा उस वक्त तक लूप चले जब तक वो ग्रेटर है 0 से, यानी 10 9 8 7 6 5 इस तरह से चलती रहेगी। और अब मैं आई प्लस प्लस के बजाय माइनस माइनस करूंगा, यानी एक इंक्रीमेंट, एक जब लूप चल जाएगा 10 तो वो 9 होगा माइनस करने से। और इसके बेस पर जब वर्किंग देखोगे तो एग्जीक्यूशन सेम होगी लेकिन आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। अब आप देख रहे हो कि स्ट्रिंग अपनी जगह वैसे है लेकिन आई की वैल्यू जो है लूप के बिहाफ पर डिक्रीज लेवल पर चलते हुए हमें दिख रही है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये था कि क्या मैं अपने लूप को नेस्टेड कर सकता हूँ, यानी लूप के अंदर लूप बना सकता हूँ। जी बिल्कुल, लूप बना सकते हैं। लूप के अंदर लूप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक फॉर लूप क्रिएट किया पर सिंपल। इस लूप के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर एक और दफ़ा फॉर लिखा और 2 टाइम टैप प्रेस किया और उसके बाद ये इसकी बॉडी बन गई। इस वक्त ये जो बॉडी है ये नेस्टेड लूप को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक लूप के अंदर सेकंड लूप का आ जाना। इसकी एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होगी कि पेरेंट की आइट्रेशन 1 चलेगी और चाइल्ड कंप्लीटली रन होगा, फिर पेरेंट की सेकंड आइट्रेशन चलेगी, चाइल्ड कंप्लीट रन होगा एंड सो ऑन। कैसे? इसको समझने के लिए मैं वैल्यू को स्मॉल करता हूँ ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। ठीक है, 3 हो गई है। इसको मज़ीद आसान करने के लिए मैं 11 से 13 चला देता हूँ। ठीक है, और इससे 1 से 3, 1 से 4 करते हैं और इसको 14। ठीक है, अभी जब ये डिस्प्ले होगा तो हमें प्रॉपर्ली समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ एस आउट लिखा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने जे डिस्प्ले करवाया और यहाँ पर आने के बाद एस आउट के ज़रिए से मैं सिर्फ आई डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो हमें नेस्टेड का कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन के बाद बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने इस कोड को यहाँ पर मल्टी लाइन से कमेंट कर दिया ताकि मैं प्रॉपर्ली अपने कोड को देख पाऊँ जो नेस्टेड पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। अब आप यहाँ देखोगे कि पेरेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जे की वैल्यू जो है वो 11 से स्टार्ट हो रही है। तो लिहाजा सबसे पहले हमारे फर्स्ट आइट्रेशन चलती है। इस फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमने इस आई को नीचे डिस्प्ले करवाया हुआ, यही वजह है वो नीचे डिस्प्ले हो रही है। मैं कंट्रोल X करके इस जगह पर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि पेरेंट वाले वैल्यू भी डिस्प्ले हो और उसके बाद चाइल्ड की हो। अभी वो नीचे था तो वैल्यू नीचे चली गई क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच को यूज़ करता है। पेरेंट 1 चाइल्ड ऑल, पेरेंट 2 चाइल्ड ऑल, पेरेंट 3 चाइल्ड ऑल। तो यही चीज़ अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन पे समझी है कि जब भी आप नेस्टेड कंडीशन बनाते हो तो पेरेंट की एक आइट्रेशन पे चाइल्ड जितने भी होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, फिर पेरेंट की वैल्यू चेंज होगी एंड सो ऑन। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर अभी हमने स्लाइड पे जो रिप्रेजेंटेशन देखी सेकंड पे वो फॉर ईच की देखी है। ठीक है ना, फॉर के अंदर। तो फॉर ईच का मतलब ये है कि एरे की रिप्रेजेंटेशन और उसको आइट्रेट करना। एरे हम नेक्स्ट सेशन पे जाके देखेंगे। तो अभी जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम एक एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज़ इस तरह से बना दी। ठीक है,
अब एरे यहाँ पर जो है वो एक होमोजीनियस सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज़ हैं जिसमें सेम डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ का कलेक्शन इस्तेमाल होता है। आप इंटीजर बनाना चाहेंगे तो इंट लिखेंगे, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल जो भी बनाएंगे आप डेटा टाइप चेंज करके उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि फॉर ईच के ज़रिए से इन तमाम वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊँ। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप फॉर लिख कर यहाँ लिखेंगे इंटीजर, अपने वेरिएबल का नाम जो भी आप वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने आई लिखा, या आप जे कर दें, और उसके बाद कॉलन के बाद अपने एरे का नाम और आपकी लूप की बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरे में जितने भी एलिमेंट हैं वो एक एक करके इस वेरिएबल जे में सेव होते रहेंगे और मैं अपने इस बॉडी के अंदर उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाऊंगा। सो फॉर डिस्प्लेइंग दिस वैल्यू आई एम गोइंग टू राइट system.out.println एंड जस्ट प्लेस द नेम ऑफ योर वेरिएबल। तो मैंने प्लेस किया जे को और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप प्रॉपर्ली देखेंगे कि वो तमाम वैल्यूज़ फ्रॉम 1 2 3 2 23 एंड सो ऑन तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है और यही हमारा फोकस था। ठीक है, तो तीनों तरीके हमने यहाँ पर देखे कि सिंपलेस्ट फॉर लूप कैसे चलेगा, नेस्टेड फॉर लूप कैसे चलेगा, और उसके बाद हमने देखा कि फॉर ईच लूप के ज़रिए से ये काम किस तरह से किया जा सकता है। थर्ड हमारे पास है लेबल्ड फॉर। ठीक है, लेबल्ड का मतलब ये है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप बनाया है इसको मैं नाम दे दूँ। नाम देने के लिए मैं इस लूप को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वही जो लूप था वो मैंने कर लिया, यहाँ पे पेस्ट किया और बाकी जितने काम हैं उससे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ ताकि हमें इसको समझना हमारे लिए आसान हो। देखें, ये पेरेंट लूप है, ये चाइल्ड है। इस पेरेंट का नाम लिखने के लिए मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट कॉलन और उसके बाद हमारे पास ये चाइल्ड है, तो चाइल्ड के ऊपर आकर मैंने लिख दिया सेकंड कॉलन। तो कॉलन से पहले जो कोई भी मीनिंगफुल लिटरल आप रख सकते हैं वो आपके उस लूप का नाम होगा जो उसके नीचे मौजूद है। सही है, वैल्यू की एग्जीक्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर आकर ये कहा बाय यूजिंग जंप, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं जो कीवर्ड कंटिन्यू या ब्रेक इस्तेमाल होता है उसके ज़रिए मैंने कहा कि इफ़ आई इक्वल टू 3, तो तुम क्या करो, ये जो हमारा फर्स्ट लूप है ना उसे ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब है टर्मिनेट कर दो और कंटिन्यू का मतलब होता है उस वैल्यू को इग्नोर करना। ये जंप स्टेटमेंट 2 होते हैं हमारे जावा में। तो अब होगा क्या, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तमाम कंडीशन चलेगी, 2 होगी तमाम कंडीशन होगी, लेकिन जैसे ही 3 होगा, जब ये टर्मिनेट होगा तो जाहिर सी बात है मैं इनर बॉडी को एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से मीनिंगफुल हम मेथड के जरिए क्या देख रहे हैं कि हम लेबल्ड किस तरह से बना सकते हैं अपने लूप को, यानी नाम दे सकते हैं। लिहाजा मैं प्रोग्राम को रन करता हूं और अब आप देख रहे हो 1 पेरेंट चाइल्ड चला, फिर सेकंड चाइल्ड चला, लेकिन जैसे ही 3 वैल्यू हुई आपका लूप टर्मिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर कॉल करके उसे ब्रेक किया हुआ है। अगर मैं कंटिन्यू को यहां पर इस्तेमाल करूंगा तो वो स्पेसिफिक वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। तो मैंने यहां लिख दिया कंटिन्यू फर्स्ट, एग्जीक्यूट किया। तो अब आप देखेंगे कि जो स्पेसिफिकली वैल्यू है 1 2 3 के बाद वो चीज़ इग्नोर हो गई। जब वही चीज़ इग्नोर हो गई तो जाहिर सी बात है मैं चाइल्ड को तो एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा ना। जब 3 वाली वैल्यू ही इग्नोर हो गई तो उसमें 4 पे तो कंडीशन ही नहीं है हमारे पास फर्दर। यहाँ पर आप देख रहे हो। तो अब मैं इससे कर देता हूँ 2 ताकि 3 के बाद वो एक्सेस तो करे, या मैं इसको 1 कर देता हूँ और उस बेस पर एक्सेस करते हैं। तो मैंने 1 लिखा, 1 पर देखो जैसे इसको 1 वैल्यू मिली इसने 2 को डिस्प्ले किया, 3 को किया और यहाँ पर लूप ख़त्म हो गया। तो सिंपलेस्ट जो तरीका था या फोकस था हमारा वो ये कि हम एक सिंपल लूप किस तरह से बनाते हैं, फॉर ईच और नेस्टेड कैसे बनाते हैं, और उसके बाद लेबल्ड किस तरह से लूप को करते हैं वो हमने देखा। ओके, तो ये हमारे फॉर लूप का तरीका हो गया कि फॉर लूप क्या है और वो किन तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट हमारे पास फॉर लूप की टेक्निक है इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब ये है कि जो लूप कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इनफाइनाइट लूप बनाने के लिए आप फॉर लिखकर 2 टाइम्स सेमीकोलन इसके अंदर प्लेस कर सकते हो और उसके बाद इसकी बॉडी बना दोगे एज लाइक दिस। तो ये एक इनफाइनाइट लूप है और जब इसको रन करोगे तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा और ख़त्म करने के लिए इनफाइनाइट को आप कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम चलने वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमारे फॉर लूप की थी कि कितने तरीक़ों से हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने सिंपलेस्ट तरीका बनाने का, फिर नेस्टेड बनाने का, फिर फॉर ईच और उसके बाद लेबल्ड देखा। अब बारी आती है वाइल की। तो वाइल में हमने देखा था कि हम वाइल वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारी कंडीशन फिक्स नहीं होती है, हम श्योरिटी नहीं रखते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। तो मैंने 1 से किया, उसके बाद वाइल लिखकर आप कंडीशन बनाते हैं। तो मैंने कहा वाइल आई उस वक्त तक चले जब तक वो लेस देन इक्वल टू 10 है।
ठीक है, और जब वो चलेगा तो उसमें क्या आना चाहिए, यानी क्या वैल्यू आनी चाहिए वो आप यहाँ बताओगे। तो मैंने कहा यहाँ पर आप लिखो CS कॉलन स्पेस कॉन्कैटिनेट ऑफ I, और उसके बाद आप यहाँ पर I प्लस प्लस करोगे। दैट्स इट फॉर वाइल लूप। दिस इज अ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाइल लूप। अब इस वाइल लूप को अगर आप फॉर लूप से कंपेयर करो तो फॉर लूप के अंदर सबसे पहला पार्ट था इंक्रीमेंट का, फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन था, और थर्ड था हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इस बेस पर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है, लेकिन ये बेस कर रहा है कंडीशन पर। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी हम बॉडी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस बेस पर अगर मैं प्रोग्राम चलाऊँ तो आई एम प्रीटी श्योर इट विल वर्क एंड नाउ। ठीक है, जिस तरह से फॉर को रिवर्स किया था इसको भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसे 0 किया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 किया, और जहाँ प्लस प्लस है उसको मैं यहाँ से माइनस माइनस कर दूंगा। उस बेस पे प्रोग्राम को चलाते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर दैन यहाँ पर 10 करना होगा मैं, और इसके बेस पे हमने प्रोग्राम रन किया। हमारा प्रोग्राम ओके यहाँ पर 10 आएगा बिल्कुल। इस बेस पर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पे चल रहा है। तो दोनों कंडीशन से हमने देख लिया। अब बात करते हैं वाइल को किसी भी फॉर्मेट से आप नेस्टेड करें, आइदर आप 1 से इंक्रीज करते हुए जा रहे हो या 10 से डिक्रीज करते हुए जा रहे हो। तो नेस्टेड का मतलब है वाइल लूप के अंदर एक और वाइल का आना। तो अगर मैं नेस्टेड करना चाहूँ इसे, तो सबसे पहले तो मैं इस बॉडी के अंदर आऊँगा, और सबसे पहले मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ ताकि इसे हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। आइदर आप दोनों तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल लूप था। अब मैं नेस्टेड बॉडी बना रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने कहा इंटीजर j इक्वल टू 1, सही है। मैंने लिखा वाइल j लेस दैन इक्वल टू 10 बॉडी, और अब वही काम जो मैंने i के लिए किया है वही j के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया j, और डिफरेंस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए मैं अपनी वैल्यू को 11 से 20 तक चलाऊँगा, ताकि मुझे समझ में आए कि पेरेंट कौन सी वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है और चाइल्ड वैल्यू कौन सी डिस्प्ले कर रहा है। लिहाजा मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद आप प्रॉपर्ली देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नेस्टेड कि हमारे पास पेरेंट 1 टाइम चलता है और उसके बाद चाइल्ड कंप्लीट चल रही है। उसके बाद पेरेंट की वैल्यू 1 से 2 हुई, चाइल्ड 3 एंड सो ऑन, तमाम वैल्यूज़ हमारी प्रॉपर्ली चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर समझना है कि अगर मैं अपने इस आई की वैल्यू को, जो कि मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ विच मीन जे को, अगर मैं जे को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे ले आऊँ, तो अब इंक्रीमेंट का लेवल हमारा मुतासिर होगा। और वो किस तरह से होगा हम प्रॉपर्ली यहाँ पे आउटपुट को देखकर समझ सकते हैं कि फॉर लूप के अंदर तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं। यानी आप वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर रहे होते हो, कंडीशन भी दे रहे होते हो, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी दे रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ अलग अलग है। तो यही वजह है कि जब आप नेस्टेड बनाते हो तो तीनों चीज़ों को एक साथ इनक्लोज करना होता है। मैंने एक चीज़ को मुतासिर करके बाहर कर दिया है, उस बेस पर हमारा आउटपुट किस तरह से एक्सचेंज होगा यहाँ पर आप देखेंगे कि पेरेंट एक दफ़ा चला, उसके बाद कंप्लीट चाइल्ड चला, लेकिन उसके बाद वो चाइल्ड को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। चाइल्ड को एक्सेस ना करने की वजह यह है कि जब उसकी वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो रही है तो वो दोबारा से इनिशियल वैल्यू स्टेज पर आ जा रहा है। ठीक है, वो इंटरनली रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि तमाम चीज़ें इंटरनल एरिया पे मौजूद हों। यही वजह है कि हमें इन इनिशियलाइजेशन को भी यहीं पे इस्तेमाल करना होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो अभी हमने एग्जीक्यूट करके देखा था। तो ये वाइल लूप हो गया सिंपल बनाने का तरीका, नेस्टेड करने का तरीका, और एट लास्ट हमारे पास इनफाइनाइट करने का तरीका है कि हम अपने वाइल लूप को इनफाइनाइट किस तरह से करते हैं। तो इसका आसान सा तरीका यूँ है कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करो और यहाँ पर एक कंडीशन बताओ, और जो वैल्यू आपने डिस्प्ले करवाना है वो आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाएं, जो भी स्टेटमेंट है वटेवर, और उसके साथ आप यहाँ पर ना तो प्लस लिखें ना ही माइनस लिखें। तो जब आप यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे होंगे इस जगह पर, तो आपका लूप इनफाइनाइट इस लेवल पर होगा कि पहली कंडीशन उसको यहाँ पर मिली 0, तो ये सक्सेसफुल कंडीशन रही, लेकिन वो इस कंडीशन में बार बार इन होता रहेगा, वो कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम चलेगा। टर्मिनेट करने के लिए आप Ctrl+C प्रेस करेंगे, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये वाइल लूप की डेफिनेशन और उसकी प्रोफेशनल वर्किंग थी कि हम इस तरह से नेस्टेड, सिंपल और इनफाइनाइट लूप बनाते हैं। तीसरा लूप हमारे पास डू वाइल था, जिसके अंदर हमने देखा था कि नंबर ऑफ आइट्रेशन नॉट फिक्स होता है एज लाइक द वाइल लूप, लेकिन आपका लूप कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए जितना फर्दर हमारे पास कोड है मैं उसे कमेंट करता हूँ।
और सबसे पहले तो हम बेसिक सिंटैक्स देखते हैं डू वाइल का। तो मैंने लिखा डू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और उसके बाद वाइल कंडीशन आपकी जो भी कंडीशन आप बताओगे और उसके बाद उसे टर्मिनेट करोगे। ये बेसिक सिंटैक्स है आपका। तो अब मैं एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ इंटीजर z इक्वल टू समथिंग वैल्यू। मैंने कहा कि मैं इस z की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ और साथ ही साथ हम उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे जिस लेवल पे भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। और यहाँ पर आके आप कंडीशन बताओगे कि कितने वक्त तक आपने इसको डिस्प्ले करवाना है, यानी कंडीशन क्या है। मैंने कहा उस वक्त तक कराओ जब तक ये 10 के बराबर ना हो जाए। इस बेस पर अगर आप कंडीशन को प्रोग्राम को चलाओगे तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जिस तरह से आपका वाइल लूप कर रहा था और आप देख रहे हो सक्सेसफुली हमारा रिजल्ट चल रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी कंडीशन को फॉल्स करूं, मैंने कहा जैसे आई की वैल्यू 0 है, आप उसे उस वक्त तक चलाओ उसे या एग्जीक्यूट करो जब तक इसकी वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती। या मैं ये कहता हूं कि कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि z की वैल्यू ठीक है, तो मैंने कंडीशन लेस देन 10 कर दी। तो लेस देन 10 करने का मतलब ये है कि यकीनी तौर पे ये कंडीशन इस वक्त 0 के मुकाबले में मैंने इसको कर दिया 30। तो 30 से जब ये इंक्रीज होगी तो ये लेस देन है। अब मैंने इसको यहाँ पर कह दिया भाई कि ये कंडीशन ग्रेटर देन होनी चाहिए यहाँ पर 400 से फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो जाहिर सी बात है फर्स्ट आइट्रेशन पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई कि ग्रेटर देन 400 है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी एग्जीक्यूशन 1 टाइम होनी चाहिए जो हमें डेफिनेशन बता रही थी। और आप देख रहे हो कि फर्स्ट टाइम हमारा लूप जो स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली चल रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं वाइल पे लगाऊं तो वहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि वाइल कंडीशन हमारे लूप जो है वो कंडीशन पे ही बेस करता है। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी हम इंटरनल बॉडी को या इंटरनल कोड को स्टेटमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम लॉजिक मैं अब नेस्टेड के लिए इस्तेमाल करूंगा जो मैंने वाइल के लिए किया है। तो वाइल का कोड यहाँ पर पूरा मौजूद है, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम नीचे आते हैं और इस पूरे कोड को वाइल को मैं डू वाइल पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे देखें, ये हमारा वाइल था तो मैंने इस वाइल को किया डू और जो कंडीशन यहाँ लिखी हुई थी उसको मैंने यहाँ से हटाया और जहाँ पर लूप हमारा ख़त्म हो रहा है विच मीन दिस वन, यहाँ पर लिखा मैंने टर्मिनेट करते हुए यहाँ पर मैं लिखूँगा वाइल। सही है, ये तो हमारा पेरेंट लूप हो गया। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड लूप है। चाइल्ड लूप पे यहाँ पर वाइल लूप लिखा हुआ, मैं इसको हटाऊँगा यहाँ से, यहाँ लिखूँगा डू और जहाँ पर ये कंडीशन ख़त्म हो रही है वहाँ पर लिख दूँगा यहाँ पर। तो इस तरह से पूरे मैंने अपने सिंपल लूप को डू वाइल नेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया है, सेम डेफिनेशन और सेम वर्किंग के मुताबिक। अब जितने एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हम हटा देते हैं। तो इसको हमने यहाँ से भी हटा दिया और इसे भी हमने यहाँ से हटा दिया और ये हमारा ओवरऑल नेस्टेड वाइल लूप रेडी है। मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज सेम वर्किंग एज लाइक द वाइल लूप, पेरेंट चाइल्ड एंड सो ऑन। तो इस तरह से ओवरऑल पूरे सेशन के अंदर हमने देखा कि लूप्स क्या हैं जावा में, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फिर उसके बाद उससे पहले हमने फॉर लूप में देखा कि सिंपल लूप किस तरह से फॉर का बनता है, लेबल्ड उसे किस तरह से किया जा सकता है, नेस्टेड कैसे किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमने जंप स्टेटमेंट देखा कि जब लूप के अंदर हम किसी चीज़ लूप को इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू ब्रेक या कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ब्रेक और कंटिन्यू का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। जब हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो उस स्पेसिफिक कंडीशन पे आने के बाद लूप टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म। लेकिन अगर मैंने उस ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखा तो वो उस स्पेसिफिक कंडीशन को सिर्फ इग्नोर करेगी, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो वो उसको भी रन करेगी और उसे चलाएगी। तो अब हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो एरे देखेंगे कि एरे कितने टाइप्स के हैं और जावा में उसे किस तरह से हैंडल किया जाता है।